हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की 20वीं क्लास। 19 वीडियो जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए थे। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला जो सवाल है वो देखते हैं कि दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीबी के मकबरे को। ठीक है, बीबी का जो मकबरा है उसे जो है दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, तो ये है औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में। और इसको बनाया किसने था? इसको बनवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो बीबी का मकबरा है ये ताजमहल की हूबहू नकल है, लेकिन इतिहासकार इसे घटिया नकल कहते हैं। घटिया नकल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताजमहल की घटिया नकल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बीबी के मकबरे को। और भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है जो है कि औरंगजेब ने मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, मोती मस्जिद का भी निर्माण जो है वो औरंगजेब ने करवाया था। और ये कहाँ पर है मोती मस्जिद, तो ये है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर है, तो ये है लाल किले में, लाल किले के अंदर। ठीक है, मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली का सिंहासन पुनः प्राप्त किया था? पुनः प्राप्त किया था, तो ये किया था बिलग्राम युद्ध के दौरान। बिलग्राम युद्ध के दौरान। ठीक है, ये कब हुआ था बिलग्राम युद्ध? ये हुआ था 1540 में। ठीक है, बिलग्राम युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, कन्नौज का युद्ध। और भी युद्ध लड़े थे हुमायूं ने, जैसे कि चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के दौरान जो है हुमायूं ने अपना जो सिंहासन है दिल्ली का वो खो दिया था। और इस पर कब्जा कर लिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो ये कब हुआ था चौसा का युद्ध? आपसे पूछा जाता है, डेट कई बार पूछी गई एग्जाम में। तो 1539 में। ठीक है, और इसी युद्ध में जो है हुमायूं ने अपना सिंहासन दिल्ली का खो दिया था। और फिर किसका शासन आ गया था? तो आ गया था शेरशाह सूरी का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं कब से कब तक मुगल सिंहासन पे रहा? तो आपको याद रखना है 1530 से लेकर के 1556 के बीच में रहा था। ठीक है, लेकिन बीच में जो है, इसी बीच में शेरशाह सूरी भी आ जाता है, तो उसका शासनकाल भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में आपको एग्जाम में यही देगा, 1530 से 1556 तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? आगे हुआ। ठीक है, किस अभिलेख को कहा जाता है? तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा कौसाम्बी अभिलेख। ठीक है, कौसाम्बी का जो अभिलेख है उसे जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है, कौसाम्बी अभिलेख को। और कौसाम्बी अभिलेख की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पहला अभिलेख कौन सा था? तो वो था बोगज कोई। बोगज कोई, ये पहला अभिलेख है भारत का। और अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, प्राचीन अभिलेख, तो प्राचीन अभिलेख जो है ये माना जाता है मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों को। ठीक है, अशोक सम्राट जो कि मौर्य वंश का राजा था, इसके अभिलेखों को जो है सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है भारत में। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आपका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला था। आपसे पूछ ली जा सकती है कि अशोक के अभिलेख की भाषा कौन सी थी? ठीक है, किन भाषाओं में लिखे गए हैं अशोक के अभिलेख? तो आपको याद रखना है ब्राह्मणी,
खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है, 4 भाषाओं में जो है अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं, 4 लिपियों में, सॉरी लिपि है, ठीक है, ओके। और ये तो मैंने बता दिया कि रानी का अभिलेख जो है वो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। और ठीक है, और भीतरी अभिलेख किसका है? भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है? तो याद रखना है, भीतरी अभिलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। ठीक है, स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त किस वंश का था? ये था गुप्त वंश का। ठीक है, और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने ही हुणों को पराजित किया था, हुणों को पराजित किया था। ठीक है, और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए, जब भी आप लोग क्लास लेते हैं तो इन सब पॉइंट्स को कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू। हसन गंगू ने जो है स्थापना की थी बहमनी वंश की। और अगर आपसे पूछ ले परमार वंश जो है, परमार वंश, इसकी स्थापना किसने की थी या इसका संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र था। ठीक है, उपेंद्र ने की थी। चंदेल वंश के बारे में पूछ ले, चंदेल वंश, देखिए ये वो वंश हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनके संस्थापक। ठीक है, तो इसलिए मेन मैं आपको बता देता हूँ। तो परमार वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी? उपेंद्र ने की थी। चंदेल वंश की स्थापना ननुक ने की थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे तुलुप वंश की स्थापना, तुलुप वंश की स्थापना की थी किसने? वीर नरसिंह ने, वीर नरसिंह ने। और याद रखें तुलुक वंश का ही था कृष्णदेव राय। ठीक है ना, कृष्णदेव राय। इन्हीं के दरबार में तेनाली रामा रहते थे और इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज भी रहते थे, अष्टदिग्गज। ठीक है, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। और यादव वंश के बारे में पूछ लिया जाता है। यादव वंश की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा वल्लभ पंचम ने, वल्लभ पंचम ने। और ठीक है, इतने आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश के शासकों का सही क्रम बताइए। कर्ण वंश के शासकों का सही क्रम बताना है। तो कर्ण वंश का जो संस्थापक था, जिसने इस वंश की स्थापना की थी, उसका नाम था वसुदेव। तो ये तो हो गया पहला शासक इस वंश का। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो होता है भूमिपुत्र। ठीक है ना, भूमिपुत्र नाम था उसका। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था नारायण। और फिर जो अंतिम शासक रहा वो था सुशर्मन। और भी छोटे मोटे शासक आए थे, लेकिन मेनली जो है वो यही है, वसुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मन। कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव और अंतिम शासक सुशर्मन था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ से आपको बता दूँ, कर्ण वंश का तो पूछा गया है, आपसे यहाँ पर और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पल्लव वंश। पल्लव वंश जो है इसके शासकों का क्रम आपसे पूछ सकता है। तो पल्लव वंश की जो स्थापना थी वो की थी सिंह विष्णु ने। ठीक है, फिर उसके बाद महेंद्र वर्मन आते हैं। फिर उसके बाद नरसिंह वर्मन। फिर उसके बाद परमेश्वर वर्मन। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को। चलिए कमेंट में आप मुझे बताइए कि नागा अर्जुन का संबंध भारत के किस राज्य से है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, नागा अर्जुन का संबंध भारत के किस राज्य से है। ठीक है, तो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागा अर्जुन को। अगर पूछ लेता भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ठीक है, और अगर पूछ लेता भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होता समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन
कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक था, इसे वीणा वादक कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था वो वीणा बजाता था, इस कारण इसे जो है वीणा वादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है ये कहा जाता है भूटान को। ठीक है, भूटान को कहा जाता है। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। ठीक है, भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना, भूटान का, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है कुला कागड़ी। कुला कागड़ी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, सबसे ऊंचा पर्वत है भूटान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूराल पर्वत, पहले ये बता दूं यूराल पर्वत है कहाँ? ये है रूस में। ठीक है, रूस में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है गोरा नैरोड नायन। ठीक है, नैरोड नाया, गोरा नैरोड नाया सबसे ऊंची चोटी है यूराल पर्वत की। कहाँ पर है यूराल पर्वत? तो ये है रूस में। आपसे पूछ सकता है कि अल्पस जो पर्वत है ये कहाँ पर है? तो ये है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक, जो कि जर्मनी में है। ठीक है, माउंट ब्लैक। आपसे पूछ सकता है कि काकेशस जो है ये कहाँ पर है पर्वत? ये है रूस में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है एल्बुश। ठीक है, एल्बुश। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी पहाड़ियां हैं, पर्वत है, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? तो याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी इसकी है कोस यूस्को। ये सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरुण ग्रह को। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण ग्रह को। और यूरेनस कहते हैं इस इंग्लिश में। ठीक है, यूरेनस। और ये ग्रह, इस ग्रह को ना हरा ग्रह भी कहा जाता है। हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये हरा दिखाई देता है। और एक और ख़ास बात जो इस ग्रह की याद रखनी है वो ये कि ये जो ग्रह है इसमें जो सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय वो होता है पश्चिम की साइड, और सूर्य अस्त कहाँ होता है? तो याद रखना पूर्व की साइड। ठीक है, सूर्य अस्त की अगर मैं बात करूं या सूर्योदय, वो होता है पूर्व में। एक मिनट, सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम में, सूर्य अस्त में यहाँ होता है। ठीक है, सूर्य अस्त होता है पूरब में, यानी उल्टा होता है यहाँ पर। और इस ग्रह की खोज किसने की थी? तो खोज हुई थी 1781 में और की गई थी हर्शेल के द्वारा। विलियम हर्शेल पूरा नाम था। ठीक है, विलियम हर्शेल के द्वारा जो है इस ग्रह की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखें, नथुला दर्रा और जोजिला दर्रा, ये दोनों का दोनों जो दर्रा है वो स्थित है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। और चीन जाने का एक मार्ग जो है ये नथुला दर्रा। ठीक है, और भी कई दर्रे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि बोमडिला दर्रा या फिर
यांग याप, यांग याप होता है एक, और एक होता है दिफू, दिफू दर्रा। ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो याद रखना एक ही आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले तुजू दर्रा, ठीक है, तुजू दर्रा, एक मिनट, तुजू, तुजू दर्रा जो है ये कहाँ पर है? तो तुजू दर्रा है भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक है, म्यांमार और भारत के बीच में, यानी म्यांमार, भारत से म्यांमार जाने का एक मार्ग है तुजू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लटाविया की राजधानी क्या है? ठीक है, लटाविया की राजधानी क्या है? तो लटाविया की राजधानी है रीगा। ठीक है, रीगा। अगर आपसे पूछ ले रोमानिया की राजधानी, तो रोमानिया की जो राजधानी है वो है बुखारेस्ट। ठीक है, बुखारेस्ट। और क्रोएशिया की अगर आपसे पूछ ले, क्रोएशिया, क्रोएशिया की जो राजधानी है वो है जाग्रेब। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की अगर आपसे पूछ ले, तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशगाबाद, अशगाबाद। ठीक है, नाइजर की नियामी, लिख देता हूं मैं यहां पर, नाइजर की जो राजधानी है वो है नियामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडा जनजाति जो है, टोडा जनजाति या टोडा आदिम जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो ये जो है निवास करती है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में और भी कई प्रकार की जो है आदिम जनजातियां रहती हैं, जैसे कि कोटा, ठीक है, कोटा और कुरुम्बा। ठीक है ना, कुरुम्बा जो है ये भी तमिलनाडु की आदिम जनजाति है। और एक और है जिसका नाम है इरूलर। ठीक है, इरूलर। ये हो गई तमिलनाडु की आदिम जनजातियां। उड़ीसा की आपसे पूछ सकता है, उड़ीसा की आदिम जनजाति तो बोडो। ठीक है, बोडो हो गया, सोरा हो गया और डोगरिया हो गया। ठीक है, ये उड़ीसा की जनजाति हो गई। यूपी में अगर आपसे पूछ ले आदिम जनजाति तो याद रखना है बुक्सा और राजी। ठीक है, राजी। और बार बार जो पूछी जाती है वो है अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, अंडमान और निकोबार की। तो यहाँ कौन सी आदिम जनजाति रहती है जो कि काफ़ी न्यूज़ में थी? सेंटिनल, सेंटिनल जनजाति और शैम्पेन, शैम्पेन जनजाति और जारवा और ओंगे। ठीक है, ओंगे, ये आए, ओंगे जनजाति, आदिम जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है? प्रशासन का वर्णन है किन राज्यों के? तो राज्यों का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, छठी अनुसूची में। तो राज्य कौन कौन से याद रखना, पहला है असम, मेघालय है दूसरा, और त्रिपुरा तीसरा, और चौथा है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इन चार राज्यों का वर्णन जो है वो छठी अनुसूची में किया गया है भारतीय संविधान की। और किस अनुच्छेद में अगर पूछ लेता तो होता 342वें अनुच्छेद में इनका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा व राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 के तहत, जो है लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो सीटें हैं वो आरक्षित दी जाएंगी। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा की हो गई। आपसे विधानमंडल की पूछ ले तो विधानमंडल में भी जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण प्राप्त होगा। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो 332। ठीक है, और जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं
सर्विसेज वगैरह होती हैं जो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब सर्विस में जो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाता है अनुच्छेद 335 आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है, 335। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा 338 में है इसका वर्णन, ठीक है, 338 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस रक्त में घुलकर कोशिका श्वसन को बाधित करती है तथा हृदय को क्षति पहुंचाती है, तो वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।